Assalamualaikum everyone. Welcome to PMC Online Academy. This is Dr. Nagin Tahir. Today is our day fifth of Physiotherapy 360 Foundations, Importance and Global Scope. आज हमारा टॉपिक है एथिक्स प्रोफेशनलिज्म एंड सॉफ्ट स्किल्स फॉर फिजियोथेरेपिस्ट। एथिक्स हम डिस्कस करेंगे प्रोफेशनलिज्म क्या है और उसके लिए कौन कौन सी स्किल्स हमें चाहिए होती है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन के अंदर। तो टॉपिक आज हम कवर करेंगे है कोर एथिकल प्रिंसिपल्स इन हेल्थ केयर एंड फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसेंट, communication and empathy in patient interactions, teamwork, community disciplinary care, professional behavior, trust code, and digital professionalism. आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो है एथिकल डायलेमास। पार्टिसिपेंट डिस्कस शॉर्ट रियल लाइफ केस एग्जांपल्स। ठीक है। अगर लर्निंग आउटकम है पार्टिसिपेंट्स विल लर्न टू अपहोल्ड एथिकल स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशनल कंडक्ट एज फ्यूचर क्लिनिशियंस। Core ethical principles in healthcare and physiotherapy practice, building trust, integrity, and professional responsibility. सबसे पहले हमारे पास है इंट्रोडक्शन। Ethical practice ensures that we do the right thing at the right time for the right reason even when no one is watching। यानी कि एथिक्स का होता है कि हमें जो राइट चीज है राइट थिंग है हमारे पेशेंट के लिए वो करेंगे, राइट टाइम पे करेंगे। ठीक है। और अच्छी राइट रीजन के लिए करेंगे। इसका मतलब यह है कि उसकी कोई रीजन भी होनी चाहिए कि हम अगर कोई ट्रीटमेंट परस्यूट कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। ठीक हो गया। जब हमें कोई देख नहीं रहा था। ठीक है। एथिक्स इन हेल्थ केयर, एथिक्स इन हेल्थ केयर refers to a set of moral principles and professional standards that guide how healthcare providers should behave toward patients and colleagues। यानी कि एथिक्स इन हेल्थ केयर क्या है कि जो प्रोफेशनल्स हैं ना हमारे डॉक्टर्स फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह को वो किस तरह से पेशेंट्स के साथ बिहेव कर रहे हैं। ठीक है। उनका बिहेवियर क्या है, उसी मॉरल वैल्यूज क्या है हेल्थ केयर सेटिंग में। ठीक है। अपने कलीग के साथ पेशेंट्स के साथ। तो इन अब फिजियोथेरेपी इज नॉट ओनली साइंस ऑफ हीलिंग, इट्स अ प्रोफेशन ऑफ ट्रस्ट। अब इसका क्या मतलब है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ हीलिंग नहीं प्रोवाइड करती, ये ट्रस्ट का प्रोफेशन है। यानी कि पेशेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है अपने प्रोसीजर को कंटिन्यू करने के लिए या फिर अपने ट्रीटमेंट के लिए। ठीक हो गया। अब जैसे कि फिजियोथेरेपी पे एक मॉरल ड्यूटी है पेशेंट्स के साथ, सोसाइटी के साथ, कलीग के साथ कि वो सही टाइम पे सही चीज करे। ठीक है। और सही रीजन के लिए करे, गुड रीजन के लिए। ठीक है। क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट सिर्फ पेन को ट्रीट नहीं करते, वो पीपल लोगों को ट्रीट करते हैं, उनको रिस्पेक्ट के साथ, ऑनेस्टी के साथ एंड कंपैशन के साथ। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो एथिकल क्वेश्चंस है हमारे पास ये बनते हैं कि व्हाट इज राइट और रॉन्ग इन पेशेंट केयर। पेशेंट केयर में राइट और रॉन्ग क्या है हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है। हाउ शुड वी हैंडल सेंसिटिव सिचुएशंस, हाउ कैन वी बैलेंस पेशेंट राइट विद प्रोफेशनल जजमेंट। ठीक हो गया। अब व्हाई एथिक्स इज एसेंशियल इन फिजियोथेरेपी। अब ये है कि फिजियोथेरेपी में एथिक्स जरूरी क्यों है। अ, देखो एथिक्स तो हर प्रोफेशन में जरूरी होते हैं। इवन हमारे डेली लाइफ में भी हम एथिकली ही बिहेव करना चाहिए हमें किसी के साथ। हम एक सेट ऑफ मॉरल्स होते हैं, वैल्यूज होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं सोसाइटी में रहते हुए, अपनी फैमिली में रहते हुए, पुलिस के साथ रहते हैं, यूनिवर्सिटी में, किसी भी जगह पे हम जहाँ पे भी हम जाते हैं, जहाँ पे भी हम लोगों से डील कर देते हैं। अब फिजियोथेरेपी में हमें क्यों चाहिए, एथिक्स क्यों जरूरी है, वो हम सर्च कर लेते हैं। चेक कर लेते हैं पेशेंट ट्रस्ट। अब सबसे पहले है पेशेंट ट्रस्ट। पेशेंट आप पे ट्रस्ट करता है, यानी कि आप उसको टच करते हो। ठीक है। आपको वो अलाउ करते हैं कि आप उसको टच कर सकते हैं, आप उसको गाइड कर सकते हैं और रिस्पेक्ट के साथ आपने ये सब करना होता है। इस तरह से पेशेंट आप पे ट्रस्ट करते हैं। यानी तो आप उसको इनअप्रोप्रिएट टच करेंगे तो वो आपका वो एथिक्स में नहीं आएगा। ठीक है। आप एथिकल बिहेव नहीं करेंगे समझ सकते हैं। तो पेशेंट आप पे ट्रस्ट कर रहा है तो आपको टच करने दे रहा है। अब प्रोफेशनलिज्म एथिक्स distinguish a qualified physiotherapist from a technician। तो प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं। ठीक है। इसी तरह से फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन से डिफर करेगा क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है वो एक एथिकली बिहेव करेगा। लीगल प्रोटेक्शन क्या है, यानी कि लीगली भी यही चीजें हमारे लिए जो एथिकल चीजें हमारे पास राइट है वही लीगली भी राइट है। ठीक है। फॉलोइंग एथिकल कोड्स हेल्प अवॉइड मैल प्रैक्टिस क्लेम्स। यानी कि आप जब आप एथिकली अब आप बिहेव करते हैं, एथिकली अपनी प्रोसीजर करते हैं तो उससे आप लीगली भी यानी कि प्रोसीजर्स आप कर रहे हैं। ठीक है। अब उसको वो मैल प्रैक्टिस नहीं होती, यानी कि आप
जो प्रैक्टिस है अपनी उसमें कुछ भी वो नहीं होता, बुरा नहीं होता। ठीक है, रेपुटेशन एंड ग्रोथ। अब एथिकल बिहेवियर बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्निशन। ठीक है, जब आप एथिकली बिहेव करेंगे तो आपको रिस्पेक्टफुली, तो आप यानी रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट के साथ आप बंदे के साथ बिहेव करेंगे या उनको टच करेंगे या उनके साथ बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि वो आपकी रिस्पेक्ट होगी और आप उसकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन रिस्पेक्ट आपकी भी मिलेगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रखेगा पेशेंट कि उन्होंने आपने उसको किस तरह से ट्रीट किया था, किस तरह से आपने उसको वो किया था, बिहेव किया था। नाउ टीम हार्मनी। अब टीम के अंदर भी आपने यानी कि हार्मनी मतलब कि अमन कायम होना चाहिए। इनकरेजेस कोलैबोरेशन, फेयरनेस, एम्पैथी इन हेल्थ केयर टीम्स। ठीक है, इसका मतलब यह है कि आप जब अमन के साथ रहते हैं, जब आप एथिकली बिहेव करते हैं, ठीक है, मॉरली बिहेव करते हैं। अब है फंडामेंटल एथिक्स, एथिकल प्रिंसिपल्स इन हेल्थ केयर। अब कुछ फंडामेंटल एथिकल प्रिंसिपल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, पिलर्स हैं 5। अब जो हम फिजियोथेरेपी में जिनको हम फॉलो करते हैं, सबसे पहले है ऑटोनॉमी, देन हम नेफिसेंस, देन नॉन नेफिसेंस, जस्टिस एंड वेरासिटी। अब ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी ये होता है कि आप पेशेंट को राइट की रिस्पेक्ट करेंगे, उनके पेशेंट रिस्पेक्ट द पेशेंट्स राइट टू चूज। उनके पेशेंट क्या ट्रीटमेंट चाहता है ये उसका राइट है, ये आप उससे पूछेंगे। ठीक है, और उसके बाद उनके वो जो भी, अगर कोई आप उसको ट्रीटमेंट जैसे इलेक्ट्रोथेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, अब इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं करना चाहता तो आप उसके जो राइट है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं आपने यही वाला ट्रीटमेंट करना जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ। आपने उसको ऑप्शन देनी है। ठीक है, उसकी वो राइट की रिस्पेक्ट करनी, उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करनी। तो इसको हम कहते हैं ऑटोनॉमी। नेक्स्ट है बेनेफिसेंस। अब जो भी आप पेशेंट के साथ करेंगे वो अच्छा ही होना चाहिए, चाहे वो पेशेंट आपका कोई दुश्मन ही है, चाहे चाहे पेशेंट वो कोई आपका किसी चीज के साथ लड़ाई भी है, चाहे जो भी है। ठीक है, तो आप डू गुड फॉर द पेशेंट। बेनेफिसेंस इसको कहते हैं कि आपने पेशेंट के लिए हमेशा अच्छा ही करना है, हमेशा वही चीज करनी है जो पेशेंट के भले के लिए, उसके फायदे के लिए हो। देन है नॉन बेनेफिसेंस कि डू नो हार्म। आपने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, कोई ऐसी चीज नहीं करनी जिससे उसको नुकसान पहुंचे। आइदर इट कुड बी फाइनेंशियली और मॉरली, और यहाँ पे किसी भी तरीके से, किसी भी लेवल पे। ठीक है, आप इसे प्रैक्टिस नहीं करना शुरू कर देंगे। अगर आपको प्रोसीजर नहीं पता तो आप उसको नहीं करेंगे। ठीक है, आप किसी और को रेफर कर देंगे, लेकिन आप ये नहीं करेंगे कि अभी मैं प्रैक्टिस करके देखता हूँ या मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करता हूँ। तो डू नो हार्म, आपने पेशेंट को किसी भी किस्म का किसी भी लेवल पे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। इसको हम कहते हैं नॉन मैलेफिसेंस। ये कोड ऑफ एथिक्स हैं जो हमें फॉलो करने ही करनी है। अगर हम इनको फॉलो नहीं करेंगे तो हम लीगली भी हम यानी कि हम अच्छी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ठीक है, हम पे कोई, इससे हम कोई हमसे सू भी कर सकता है, कोई केस कर सकता है हम पे, कोई ये क्लेम करे कि हमने उन पे ये चीज नहीं की। ठीक है, तो जैसे उनका कोई नुकसान कर दिया या उनका कोई फायदा नहीं किया, तो ये हमारे लिए अगेंस्ट हो जाएगी चीज। ये लीगली भी हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। ठीक है, अब ये सिर्फ एथिक्स नहीं है, ये लीगली भी यही चीज है। अब है जस्टिस, बी फेयर एंड इम्पार्शियल। यानी कि आपने जस्टिस के साथ रहना। जस्टिस का मतलब ये है कि आपने तमाम पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करना। ठीक है, ना कि ये कि वो कोई गरीब है तो आप उसको, ये आपको पता चल गया कि फाइनेंशियल स्टेटस की बिना पे आप किसी को ट्रीट करें, और पता लगा कि ये गरीब है या गरीब बैकग्राउंड से आ रहा है, तो आप उसको उस तरह से यानी कि अच्छा ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करें। या फिर कोई बहुत अमीर है तो आप उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना शुरू कर दें। तो इस तरह से नहीं करना। हर पेशेंट को आपको इक्वली लेकर चलना है। देन है वेरिसिटी, बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। अपने ट्रीटमेंट के साथ अपने पेशेंट के साथ हमेशा ट्रांसपेरेंट रहना है, यानी कि ट्रांसपेरेंट मतलब कि आप जो प्रोसीजर कर रहे हैं, जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप उनको बताएंगे। ठीक है, जो ट्रीटमेंट को कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा, आप उनको ये बताएंगे। उसको प्रोग्नोसिस क्या होगा, कितनी देर बाद आएगा, ये बताएंगे। उसकी कॉस्ट क्या आएगी, आप उसको ये बताएंगे। तो हर चीज आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कुछ भी आपने छुपाना नहीं है पेशेंट से। तो अब हम ऑटोनॉमी की हम देखते हैं। जैसे अब हम ऑटोनॉमी थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेती हूँ। एवरी पेशेंट हैज द राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट देयर ओन ट्रीटमेंट। तो ऑटोनॉमी का हमने ये देखा कि हमें उसके पेशेंट की चॉइस को हमने सबसे पहले देखना है। ठीक है, पेशेंट जो चूज कर रहा है ट्रीटमेंट हमने वही करना है।
लेकिन अगर हम कोई डिसीजन पेशेंट के बिहाव पे ले रहे हैं तो हमें उनको इन्फॉर्म करना है कि हम आप यहाँ पे हमें ये वाली थेरेपी फॉर एग्जाम्पल हमने चूज किया। ठीक है, अब उसके बाद आपने पेशेंट को एजुकेट करना है, इन्फॉर्म करना है और हमेशा कंसेंट लेना है। और दोनों में कॉलर ये भी है कि आप कुछ भी प्रोसीजर करने से उनको एकदम टच करने से पहले भी आप उनसे कंसेंट लेंगे, वर्बल कंसेंट लेंगे कि मैं अब आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल नी है तो नी पे आपको टच कर रहा हूँ या करने लगा हूँ। तो ही और शी विल से कि ओके, अब आप पूछेंगे कि आप कंफर्टेबल हैं तो वो ये कहेंगे जी यस हम कंफर्टेबल हैं। जब यस बोलेंगे तो ही आपने उनको टच करना है। देखो हमेशा कंसेंट लेना है। और आपने किसी भी पेशेंट को किसी भी ट्रीटमेंट के लिए फोर्स नहीं करना, प्रेशराइज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पेशेंट इलेक्ट्रोथेरेपी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि वो डिस्फ्यूज करता है, कहता है कि मैंने इलेक्ट्रोथेरेपी नहीं करवानी, तो आपने उसके किसी डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है, उसको कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन देना। देन हम नेफिसेंस, अब हमेशा उनके बेस्ट इंटरेस्ट पे एक्ट करना है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमेशा पेशेंट के लिए अच्छा ही करना है। अब ऐसा ट्रीटमेंट नहीं करना जो अननेसेसरी पेन कॉज करे, ठीक है, यहाँ पे रिस्की हो। ठीक है, अब है फॉर एग्जांपल चूजिंग जेंटल मोबिलाइजेशन ओवर अग्रेसिव मैनिपुलेशन व्हेन द पेशेंट इज इन सीवियर पेन। अब बेनिफिशियंस का मतलब यह है कि आपने कोई भी आपने पेशेंट को हमेशा अच्छा करना है, यानी कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्रोसीजर कर रहे होंगे, तो आपने अग्रेसिवली ट्रीटमेंट नहीं करना कि ये जानते हुए कि पेशेंट को पेन हो रहा है। ठीक है, आपने उसको आराम आराम से ही करना है, जहाँ पे उनको पेन हो रही वहां पे आपने हल्के हाथों से ही उनका जो भी प्रोसीजर है वो करना है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये नॉर्मल एफिशिएंस है, आप उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना, यानी कि उनको कोई साइकोलॉजिकल भी उनको हार्म नहीं पहुंचना चाहिए, उनको कोई फिजिकल भी आपकी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। आपने इस तमाम सेफ्टी मेजर्स के साथ ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, चाहे वो मैनुअल थेरेपी चाहे वो इलेक्ट्रोथेरेपी, आपने तमाम जो आपके इक्विपमेंट्स हैं वो आप स्टेरलाइज रखें। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रोथेरेपी करने में तो आपने मशीन को डबल चेक करना है कि उसकी जो इंटेंसिटी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं वो वही इंटेंसिटी है, कहीं वो ज्यादा ना हो। ठीक है, तो नेक्स्ट है जस्टिस। तो जस्टिस में मैंने बताया था आपके सब पेशेंट्स को आपने इक्वली लेकर चलना है, इरिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरिस्पेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस और उनका बैकग्राउंड। ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी क्या रिलेशनशिप। ठीक है, अब यानी कि टाइम आप डिस्ट्रीब्यूट कर लें। ठीक है, और फेयरली चले तमाम पेशेंट्स के साथ, उनके टाइम जैसे आपके पास पेशेंट ज्यादा है तो आप उनके टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा इस तरह से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने सबको सेम क्वालिटी का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है, चाहे वो कोई पेशेंट फ्री में आप उसको ट्रीट करें या फिर आप उसको फुल पेमेंट पे आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। इवन कोई चैरिटी कोई पेशेंट आपके पास आएगा तो आपने उसको भी जस्टिस में रहकर आपने उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना। देन है बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, मैंने अभी सबको बताया कि आपने हमेशा उनको उनका डायग्नोसिस बताना है कि क्या कंडीशन है, उनको इससे आगाह करना है, ट्रीटमेंट क्या होगा, प्रोग्नोसिस क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपने एग्जैजरेटेड बातें नहीं करनी। ठीक है, मैं मतलब कि अगर कोई ट्रीटमेंट आप 3 महीने लेगा तो आपने ये नहीं करना कि मैं तो इसको 1 महीने में ठीक कर दूंगा। नहीं, ये चीजें आपने नहीं करनी है, फेक प्रोमिस नहीं करने उनके साथ। ठीक है, जैसे कि अगर कोई ट्रीटमेंट अगर 1000 में हो रहा है तो आपने कहना भाई मैं तो उसको 500 में कर दूंगा, ये चीजें नहीं करनी, आपने भी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहना है। बेटा फिर कामयाब वही होते हैं जो अपने प्रोफेशन के साथ अपनी जिंदगी में या फिर जिंदगी में कहीं कभी ऑनेस्ट है। ठीक है, अगर आप किसी कंडीशन के बारे में अनश्योर हैं, आपको नहीं पता कि ये क्या कंडीशन है, तो आप उसको किसी और के साथ रेफर कर देंगे। अगर आपको ये लगता है कि आपको इसकी ट्रीटमेंट नहीं पता, इसके क्या प्रोसीजर करना है, तो आप उसको किसी और पेशेंट किसी और उस पेशेंट को किसी और फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर कर देंगे। ठीक है, जब ट्रांस अब जो ऑनेस्टी है या ट्रांसपेरेंसी है वो यही है कि आपने उसको बताना है कि डायग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एडिशनल एथिकल प्रिंसिपल्स भी हैं। ये तो 5 पिलर्स थे जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, वो ये एडिशनल हमारे पास एथिकल प्रिंसिपल्स क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, प्रोफेशनल बाउंड्रीज है, अकाउंटेबिलिटी है, कॉम्पिटेंस, कोलैबोरेशन। ठीक हो गया। तो अब हम इनको भी थोड़ा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है? कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या आता है कि आपने पेशेंट की जो तमाम जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है,
आपने उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है, उनकी एज हो सकती है, ठीक है, उनका फाइनेंशियल क्या उनका क्राइटेरिया है वो हो सकता है, ठीक है, कुछ भी इनकी कंडीशन, इनके पास हिस्ट्रीज, मेडिकल हिस्ट्रीज, कुछ भी आपने पब्लिकली डिस्कस नहीं करना, ना ही अपने किसी रिलेटिव के साथ या किसी फ्रेंड के साथ बगैर किसी वजह के डिस्कस नहीं करनी। यानी कि अगर आप डॉक्टर के साथ कोई पेशेंट कोई केस डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। यानी कि किसी और डॉक्टर का आपको मशवरा चाहिए या आपको उसमें हेल्प चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन आपने पब्लिकली शेयर नहीं करना अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने किसी सर्कल के साथ, अपने तो कहीं पे भी आपने उनके जो इंफॉर्मेशन है उसको शेयर नहीं करते, जिसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। ठीक है, ना ही आपने सोशल मीडिया में मीडिया वगैरह पे शेयर करना, जिस तरह से आजकल तो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का जमाना है, तो हर कोई अपने इवन पेशेंट को याद है तो उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं और उसको लगा रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक वगैरह पे। तो सिर्फ इसलिए, सिर्फ अपने अपने बेनिफिट के लिए, इससे पेशेंट का तो कोई बेनिफिट नहीं है ना, कि आप जो जो भी इनके बारे में जो भी इनका केस है वो आप सोशल मीडिया पे अपलोड कर दें, तो इसमें सिर्फ आपका बेनिफिट है, पेशेंट को कोई बेनिफिट नहीं। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि आपने पेशेंट को हमेशा कोई उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, हमेशा उनके फायदे की चीज करेंगे। ये पीछे हमने फोटो कर लिया। अब ये कॉन्फिडेंशियलिटी उसमें भी ये है कि आपने उसकी जो इन्फॉर्मेशन है किसी के साथ शेयर नहीं करनी। और आपने करनी भी है तो हमने उनसे कंसेंट लेना है, वर्बल कंसेंट लेना है, रिटन कंसेंट लेना है, कि वो आपको लीक कर देंगे कि हाँ मैं अलाउ कर रहा हूँ कि मेरी कोई इंफॉर्मेशन वो फलानी जगह पे मतलब शेयर कर ली जाए। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि प्रोफेशनल, अब है प्रोफेशनल बाउंड्रीज। अब मेंटेन रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड अवॉइड पर्सनल और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट। अब प्रोफेशनल बाउंड्रीज क्या है कि अपने पेशेंट के साथ बहुत ज्यादा खुश कपियों में नहीं लग जाना, ठीक है, आपने उनके साथ एक प्रोफेशनल पेशेंट और डॉक्टर का आपने डिस्टेंस कायम रखना। ठीक है, फिजिकल वो कॉन्टैक्ट है उनके साथ, आपने बिल्कुल उनका जुड़ के नहीं बैठ जाना। यू नो हाउ इट। तो इसी तरह से आपने उनसे रिस्पेक्ट के साथ बात करनी है, उनकी रिस्पेक्ट की बात सुननी है, फिर अपनी रिस्पेक्ट के साथ बात कन्वे करनी है, उनको कम्युनिकेट रिस्पेक्टफुली करना है। ठीक है, लेकिन इसमें ये क्या है कि अपने उनके साथ बिल्कुल इमोशनल साथ बहुत ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं हो जाना उनके साथ। अगर कोई आपको अपनी बैक स्टोरी कोई बता रहे हैं, कुछ और बता रहे हैं, कोई अपना ट्रोमा बता रहे हैं, इंजरी का पेन बता रहे हैं, तो आपने उनके साथ दोनों में बैठ करना। आपने उनके साथ एम्पथाइज करना है कि आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है अकाउंटेबिलिटी। अब अकाउंटेबिलिटी क्या होता है कि आपने जो भी आप एक्शन ले रहे हैं, यानी कि जो भी फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोसीजर अगर आप कर रहे हैं, कोई टूल यूज कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी इनके लिए डिसीजन ले रहे हैं, तो आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी है। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि हमने एक्सेप्ट करना है कि हाँ मैं ये चीज कर रहा हूँ अपने। और कोई मसला आता है तो आपने ये नहीं करना कि ओ नहीं नहीं हमने ये किया ही नहीं आया तो ये नहीं किया। ठीक है, आपने अकाउंटेबिलिटी भी प्रोफेशनलिज्म नहीं आती है, कोई आपसे मिस्टेक होती है तो आपने अपनी अपनी मिस्टेक को एडमिट करना है, उसको फॉलो और उसको फॉलो से करेक्ट करना है, ना कि आप उससे बिल्कुल इनकार कर रहे हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी। देन है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस में कीप अपडेटिंग योर स्किल्स। हम इसका मतलब ये कॉम्पिटेंस से नाम से जाहिर है कि आपने जो भी नई प्रोसीजर्स या जो भी नई रिसर्चेज आ रही हैं, आपने उनको भी साथ साथ फॉलो करते रहना है। क्योंकि आपकी डिग्री तो 5 साल पहले खत्म होगी, 7 साल पहले खत्म होगी, लेकिन आपने क्या करना है कि आपने जो नई रिसर्चेज आ रही है उनको पढ़ना है, जो नई प्रोसीजर्स है उनको फॉलो करना है, उनको सीखना है। ठीक है, तो अपडेट रहने जाने की आप इस क्वेश्चन से, मेडिकल फील्ड से। ठीक है, डॉक्टर सारी जिंदगी ही डॉक्टर बनता है, ये आपने सुना ही होगा, डॉक्टर से कुछ सालों में डॉक्टर नहीं बनता। तो और ऐसी टेक्निक्स आपने अवॉइड करनी है जिसमें आपकी ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है, आपने पेशेंट के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करनी, तो इसका हम क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस। अब है कोलेबोरेशन। अगर आप किसी हेल्थ केयर सिस्टम में काम कर रहे हैं और वो भी फिजियोथेरेपिस्ट कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं, वे हेल्थ केयर क्लिनिक में ही मोस्ट ऑफ द टाइम काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे और भी डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है, और भी को वर्कर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने उसमें अगर आप काम कर रहे हैं तो आपने कोलेबोरेशन कौन लेते हैं, बाकी सबके साथ कोलेबोरेटिवली काम करना है, यानी कि उनको भी रिस्पेक्ट करनी है, नर्सिस को, थेरेपिस्ट को, ठीक है, डॉक्टर्स को, उनकी भी साथ साथ रिस्पेक्ट करनी है, टेक्नीशियंस जो भी हैं। इसका हम क्या कहते हैं, कोलेबोरेशन। ये भी हमारे एथिक्स में ही आ जाएगा। देन है
एथिकल प्रिंसिपल्स इन फिजियोथेरेपी प्रैक्टिस, यानी कि एथिकल प्रिंसिपल प्रैक्टिस में क्या आ जाएगा। तो ठीक है, अब हम देखेंगे कौन सा एथिक्स हमारे पास कहाँ पे, एथिकल कोड कहाँ पे फिट हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास असेसमेंट, यानी कि आपने असेसमेंट का मतलब है कि आपने इन्फॉर्म कंसेंट नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर बिफोर स्टार्टिंग। अब असेसमेंट के अंदर के असेसमेंट में तो ये आ जाएगा ना कि हम उनका देखेंगे कि क्या इशू है और इस पे क्या प्रोसीजर होगा, नहीं सब कुछ। ठीक है, तो आपने उनको एक्सप्लेन द प्रोसीजर बिफोर स्टार्ट होने से पहले उनको जो प्रोसीजर है उनको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, दैट्स ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, हम सेफ्टी के साथ करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमारा कोड ऑफ एथिक्स ये लगेगा, हम सेफ्टी और कंफर्ट के साथ उनको प्रोसीजर करेंगे। सेफ्टी का मतलब तो समझते हैं कि उसको टूल्स स्टरलाइज होने चाहिए। ठीक है, और अगर कोई मशीन आप यूज कर रहे हैं तो वो उसकी इंटेंसिटी या उसकी जो सेटिंग है वो भी ठीक होनी चाहिए। और कंफर्ट का क्या मतलब है कि आपने अग्रेसिवली अपने ट्रीटमेंट शुरू नहीं कर देना, आपने हल्का 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 करना है, ताकि उनको पेन भी नहीं हो। ठीक है, या वो डिस्कम्फर्ट डिस्कम्फर्ट फील ना करें। और इसी तरह से यूज सेफ मैनुअल टेक्निक्स, सेफ टेक्निक हम यूज करनी है। देन हम रिकमेंडेशन, एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि एक्यूरेट, आपने डॉक्यूमेंटेशन एक्यूरेट करनी है, एग्जैक्ट उनका जो भी मसला है वो लिखना है, एग्जैक्ट लिखना है, एग्जैक्ट हर चीज उनके बारे में लिखनी है, ना कहीं अंदाजन कुछ भी लिखना है। और उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, यानी कि उनकी जो भी उनका वो है इंफॉर्मेशन है आपने किसी के साथ शेयर नहीं की। ठीक है, जहाँ से आपने जो जैसे एग्जाम्पल क्या बन जाएगी कि आपने जो पेशेंट की प्रोग्रेस है वो आपने वो करनी है, नेस्टली रिकॉर्ड करनी है, कि अगर कोई प्रोग्रेस है तो रिकॉर्ड करनी है, नहीं है तो भी लिखना है कि नहीं। ठीक है, इसी तरह से रिसर्च है, इंटेग्रिटी एंड कंसेंट, नो डाटा पब्लिकेशन और प्लेगरिज्म, यानी कि कंसेंट के साथ कुछ भी लिखना है। कोई डाटा आपका पब्लिकेटेड नहीं होना चाहिए उनकी फाइल में। आपने एक फाइल जो आप बनाते हैं और वहां पे बस बनाए उनके लिए। ठीक है, और इसी तरह से एजुकेशन है, प्रोफेशनलिज्म, टीच विद ऑनेस्टी। आप पेशेंट को एजुकेट भी करेंगे। आप एजुकेट क्या कर सकते हैं, उनका पोस्चर एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से उनका एक्सरसाइज उनको एजुकेट कर सकते हैं। वो घर में मजीद क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं वो एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एजुकेशन प्रोफेशनलिज्म ही आ जाए। क्या है कोड ऑफ एथिक्स है प्रोफेशनल बॉडीज। अब प्रोफेशनल बॉडीज जो है दुनिया भर में काम करती हैं कोड ऑफ एथिक्स को लेके, वो है वर्ल्ड फिजियोथेरेपी। ठीक है, अब इसमें है कि इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनके कि क्या चीज है, इनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी इन चीजों को हमने फॉलो करना है हेल्थ उसमें उसमें हेल्थ केयर एनवायरमेंट में। रिस्पेक्ट है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉम्पिटेंस है, इंटीग्रिटी है। इस तरह से पाकिस्तान फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन भी है, उसमें पेशेंट सेंटर्ड केयर है, यानी कि पेशेंट के ही अराउंड रिवॉल्व करने चाहिए आपके तमाम ट्रीटमेंट और हर चीज। ठीक है, एथिक्स है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एफ्टा है, कोर वैल्यूज ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अल्ट्रुइज्म एंड कंपैशन। सीएसपी यानी कि यूके का है, जिसमें है एडवोकेसी है, कंसेंट है, कॉन्फिडेंशियलिटी है, इक्वलिटी है। ठीक है, इक्वली आपने तमाम पेशेंट को लेकर चलना है। देन है एथिकल डिलेमास। अब एथिकल डिलेमास क्या होते हैं कि कोई ऐसे केस सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपका जो एथिकल जो कोड है, कोड ऑफ एथिक्स है, वो तो कोई और वहाँ पे लग रहा है। ठीक है, सेम टाइम में आपने एथिक्स भी शो करने हैं, लेकिन क्या है कि प्रॉब्लम भी इस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जैसे पेशेंट रिक्वेस्ट अर्ली डिस्चार्ज। कोई पेशेंट अर्ली मतलब कि जल्दी कहे कि मुझे डिस्चार्ज कर दें ना, खत्म कर दें ट्रीटमेंट। तो अब आप इसमें ऑटोनॉमी में हमने क्या बोला था कि हमने इनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन अब सेफ्टी भी बीच में आ जाएगी, इसमें पेशेंट की सेफ्टी तो नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, पेशेंट को इस पे गाइड करेंगे। एक डायलीमा बन जाएगा ना, दो चीजें एक साथ आ गई, सेफ्टी भी पेशेंट की हमने देखनी है और हमने उनका डिसीजन भी एक्सेप्ट करनी है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक तीसरा ऑप्शन हमारे पास ये होगा, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि हम पेशेंट को अर्ली डिस्चार्ज के नुकसान बताएंगे, उनको रिस्क बताएंगे कि अगर आप जल्दी चले जाएंगे, ट्रीटमेंट आपको कंप्लीट नहीं होगा, तो आपको दोबारा से ये इशू होगा या कुछ भी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। और उन ठीक है, और फिर उनको
जो भी इन्फॉर्म करेंगे कि आपके लिए ये चॉइसेस है। ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, आप इनको फॉलो करिए। इसी तरह से अगर डॉक्टर आस्क टू कंटिन्यू थेरेपी फाइंड नो इम्प्रूवमेंट, अगर कोई डॉक्टर है वो कहता है कि मेरे को थेरेपी करते रहे यानी करवाते रहे, ठीक है। और जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो कहता है कि आप थेरेपी करवाते ही रहें, ट्रीटमेंट अपना कंटिन्यू रखें, लेकिन इसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं नजर आ रही, तो ये क्या, इसमें क्या कोड कहते हैं, बेनेफिसेंस। बेनेफिसेंस का मतलब क्या था, डू नो हार्म। ठीक है। बेनेफिसेंस का मतलब क्या था कि हमेशा हमें अच्छा ही करना है पेशेंट के लिए, एट ऑल द स्टेजेस। ठीक है, एट एवरी लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास पेशेंट शेयर प्राइवेट लाइफ डिटेल्स। अब हम लोगों के पेशेंट अपना प्राइवेट लाइफ अपनी शेयर करता है, कोई भी प्रॉब्लम, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रखनी है। ठीक है, हम प्रोफेशनली आप उनको सुनना है। ठीक है, उनकी जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर रखने की जरूरत, शेयर नहीं करना फाइनेंशियल प्रेशर तो भी प्रेशर। अब आपने क्या करना है, क्या आपने कोई, अगर आपको अच्छा पे कर रहा है तो आपने उसको ये नहीं करना कि आप मतलब कि ओवर बुक करने सेशंस को, यानी कि आप आइंदा के लिए भी अभी ही पेमेंट कर दे। ठीक है, आप नेक्स्ट मंथ का भी अभी ही पेमेंट करते, अभी ही बुक कर ली, ठीक है ना, वो अभी लूंगा नेक्स्ट मंथ, तो ये चीजें भी आपने नहीं करनी। तो इसमें मेंटेन एथिकल वर्कलोड। आपने वर्कलोड को मेंटेन रखना है, आपने इसको भी प्रेशराइज नहीं करना पेशेंट को। अगर सोच यानी कि अगर आपको ये डर है कि वो नेक्स्ट मंथ नहीं आएगा, तो आपने ये नहीं करना कि नेक्स्ट मंथ का भी अभी ही पे कर दें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देन है सोशल मीडिया पोस्टिंग। अब हम कहते हैं कि पहले क्या होता है कि आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन को सेव रखना है, और अगर कोई शेयर कुछ करना भी है तो कंसेंट के साथ करना है, और उसके साथ साथ आपने फेस एनोनिमस रखना है, यानी कि उनका नाम वगैरह रिवील नहीं करना। Next on the role of ethics in professional image, compassion in care, honesty in practice, responsibility in decisions, respect in teamwork, integrity in every situation, interaction. ठीक है, आप जो ethics are your brand, patients remember how you made them feel, not just how you treated them. अब जो पेशेंट है वो आपने उसको कैसे आपने सब बिहेव किया, आपने से बात कैसे की, रिस्पेक्टफुली की, कि बदतमीजी से की, आपने उसकी बात सुनी या नहीं सुनी, तो हमने से सुनी, जल्दबाजी में सुनी, ये सब कुछ पेशेंट याद रखता है। ट्रीटमेंट तो वो याद रखता ही, लेकिन इससे ज्यादा ये चीजें मैटर करती हैं। ठीक हो गया। अब है मेंटेनिंग पेशेंट डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसेंट। अब हम पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसेंट को कैसे मेंटेन करेंगे हम देखेंगे। Every patient who walks into a physiotherapy clinic thinks not only their pain but also trust, जैसे हमने पहले बात की थी, क्योंकि वो हमें खुद को टच करने देते हैं, हमको गाइड भी करते हैं, हमको असेसमेंट करते हैं, तो उस हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इस सारे प्रोसीजर के दौरान आपने क्या करना है कि उनका भी ख्याल करना है, पेशेंट का भी। ठीक है, physiotherapist whose professionalism is reflected in how respectfully they treat patients, not just how skillfully, and how respectfully you treat patients, that is nothing more. ठीक है, patient dignity क्या है? Dignity means treating patients with respect, compassion, and value, regardless of their age, gender, condition, or background. यानी कि आपने डिग्निटी के साथ, यानी कि वही मतलब है इसका भी, कि रिस्पेक्ट के साथ आपने तमाम पेशेंट्स को ट्रीट करना है, बिहेव करना है, irrespective of their gender, वो मेल है या फीमेल है, irrespective of their age, वो कोई बूढ़ा है या बच्चा है या जवान है, irrespective of their condition, कि वो कंडीशन उनकी क्या है, ठीक है, अच्छी है बुरी है, या वो बेहोशी में है या जो भी, ठीक है, irrespective of their बैकग्राउंड, यानी कि उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ये सारी चीजें आपने नहीं देखनी। आपने तमाम पेशेंट्स को इक्वली लेकर चलना है और रिस्पेक्टफुली उनको ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, अब डिग्निटी का और तो मतलब हो सकता है कि आप उनके प्राइवेसी को आपने इस तरीके से जनरेशन की प्राइवेसी का ख्याल रखना है।
ठीक है, सिर्फ उतना ही बॉडी पार्ट अगर आपको रिवील करना जरूरत पड़ रही है तो उतना ही बॉडी पार्ट रिवील करना जितनी कि आपको जरूरत है। तो इस तरह से आपने इतना ही टच करना है जितनी आपको जरूरत है। हम्म, और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपने यूज करनी है, मतलब कि बॉडी लैंग्वेज आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल कम्युनिकेटेड पेशेंट के लिए वर्ड्स होने चाहिए, सिलेक्टिव वर्ड्स होने चाहिए आपके। ठीक है, और उन उनको आप सेफ्टी कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं और कंफर्ट कैसे दे सकते हैं, आपका फोकस इन चीजों पे होना चाहिए हर वक्त। ठीक है, चीजें जो लिखी हुई तो आप पढ़ ही लेंगे, लेकिन जो थोड़ी एक्सप्लेनेशन है वो हम इसलिए करें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक हो गया, और पेशेंट डिग्निटी हमने पढ़ लिया। प्रैक्टिकल वेज टू मेंटेन पेशेंट, अब हम प्रैक्टिकल वे पे ही हम पेशेंट की डिग्निटी को किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। ओके, देन नाउ है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या है? प्रोवाइड प्राइवेट स्पेस फॉर ट्रीटमेंट, यानी कि आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका एक ही रूम है, उसी रूम में आपके बाकी पेशेंट बैठे हैं, उसी रूम में आप बैठे हो, उसी रूम में आपने जिनको जिस पेशेंट को ट्रीट करना है वो भी उसी रूम में बैठा हो सबके सामने। तो आपने एक इन्वायरमेंट हमेशा अलग रखना है। बेशक आपके पास एक रूम है, लेकिन आपने उसमें कर्टन लगा के जगह सेपरेट रखनी है जहाँ पे आप पेशेंट को ट्रीट कर सके, उसको असेस कर सके। जो भी आपका जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के साथ आपने थर्ड पर्सन करना है, वो आप अलग सेपरेशन में करेंगे। ठीक है। अब है कहेंगे प्राइवेट स्कूल चाहिए। अब है कम्युनिकेशन। अब आपने उनसे रिस्पेक्टफुली बात करनी है, जैसे कि हमने कहा फर्स्ट टाइम फोरम से नहीं देना चाहिए उनके। अगर आप वो चाहें कि आप उनको नाम से बुलाने का बुला सकते हैं, लेकिन आप उनको फोरम से इस तरह से नाम से निकाल नहीं कर सकते, डायरेक्ट मर्डिंग करके। ठीक है, आप उनको मिस या मिसिस कह के बुलाना है। ठीक है, यहाँ पे अगर मिस्टर है तो मिस्टर अली। ठीक है, ऐसे तरह से मिस फातिमा, या फिर कोई अगर कोई मिसिस प्रेफर करे तो उसको मिसिस आपने बुलाना। ठीक है, आगे है ग्रोइंग एंड एक्सपोजर। तो आपने वही जैसे मैंने को पहले बताया था कि आप जितना हिस्सा आपको चाहिए आपने उतना ही बॉडी पार्ट एक्सपोज करना है। ठीक है, बाकी बॉडी को आपने कवर करना है किसी भी जैसे टावल से, किसी शीट से। ठीक है, एक्सपोज होने का ट्रीटेड एरिया, इसी तरह से बॉडी लैंग्वेज आपकी कॉन्फिडेंट होनी चाहिए, इंपैथेटिक होनी चाहिए। क्या है कि आप उनके पेन को फील कर रहे हैं, आपके आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, और आपको काम रहना है, आपको जल्दी जल्दी नहीं करनी है। ठीक है, जल्दी जल्दी से पेशेंट को लगता है कि उनको तो डॉक्टर को जल्दी थी तो उसने पता नहीं ठीक से चेक भी किया कि नहीं, पता नहीं उसने ठीक से ठीक भी किया कि नहीं। ऐसे तो जो टच है वो भी आपने प्रोफेशनली आपने जो प्रोफेशनल नेसेसरी कॉन्टेक्ट होंगे, प्रोफेशनली उनको टच करना है। ठीक है, अननेसेसरी आपने उनको टच नहीं करना। और आपने एक्सप्लेन करना है कि कोई भी आपके फिजिकल टच से पहले कि मैं आपको यहाँ पे हाथ पे लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, और आपने उनसे पूछना है हमेशा। ठीक है, कि आपको वो जज कर सकते हैं कि नहीं आप इस ही और शी कंफर्टेबल। एंड देन है एम्पैथी, लिसन विदाउट जजमेंट, एक्नॉलेज इमोशनल डिस्कम्फर्ट। अब एम्पैथी का मतलब यह है कि आपने बगैर जजमेंट के सुनना है वो जो भी बोल रहे हैं। ठीक है, और उनके इमोशनल जजमेंट को एक्नॉलेज करने के वो जो भी फील कर रहे हैं वो ठीक है। नहीं तो अगर वो पेन फील कर रहे हैं तो ये नहीं कहना कि नहीं नहीं आपको ज्यादा फील हो रहा था, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। ये आप इस तरह से वर्ड नहीं यूज करना। देन हमारे पास पहले था डिग्निटी, देन है कॉन्फिडेंशियलिटी। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मैंने आपको बता दी है कि पेशेंट की इंफॉर्मेशन का डिस्क्लोज नहीं करना पब्लिकली, ना ही किसी के साथ डिस्कस करनी है, डिस्क्लोज करना है। सिर्फ आपने को प्राइवेट ही रखना है, अनलेस और अनटिल यू हैव अ कंसेंट, और अनलेस और अनटिल वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने करनी भी है तो एनोनिमस होनी चाहिए, यानी कि बगैर उनका नाम लिए, बगैर उनकी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन बताए बगैर आप इस पॉइंट के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब पेशेंट चाहता है आपके साथ अपनी मेडिकल प्रॉब्लम शेयर कर सकता है, पर्सनल इश्यू शेयर कर सकता है, इमोशनल बातें कर सकता है आपके साथ। ठीक है, आपने इसको प्रोटेक्ट करना है उसके तमाम इंफॉर्मेशन को। देन है टाइप्स ऑफ
कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन कैसे कैसे हो सकती है? मेडिकल हिस्ट्री एंड रिकॉर्ड्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लान, ये सारा आपका कॉन्फिडेंशियल ही होना चाहिए। उनकी मेडिकल हिस्ट्री और उसका रिपोर्ट जब मिल गया, ठीक है, अब डायग्नोसिस करना है, आपने ट्रीटमेंट करना है, आपने पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फोटोज और वीडियोस ऑफ ट्रीटमेंट सेशंस, वर्बल इंफॉर्मेशन शेयर ड्यूरिंग कंसल्टेशन। अब क्या चीजें आपने नहीं करनी? डिस्कस पेशेंट केसेस पब्लिकली और ऑन सोशल मीडिया। यानी कि आपने पब्लिकली भी शेयर नहीं करनी थी इंफॉर्मेशन, और सोशल मीडिया शेयर नहीं करनी। उनकी फाइल्स और वीडियोस और पिक्चर्स भी शेयर नहीं करनी उनके विदाउट रिटर्न और वर्बल कंसेंट। और पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है डिस्क्लोज नहीं करनी अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर कलीग के साथ अननेसेसरी। अब क्या कर सकते हैं आप? आपने ये करना है कि आप तमाम जो रिकॉर्ड्स हैं वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें। हमेशा इनिशियल यूज करें यहाँ पे एनोनिमस डाटा। अगर आपने केस प्रेजेंट करना है तो आप उसके लिए इनिशियल यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जैसे कि है अभी AS है, इस तरह से। और हमें केस प्रेजेंट करना भी है। अक्सर हॉस्पिटल या हेल्थ केयर में सेटिंग में केस प्रेजेंट भी कर देते हैं। तो आपने पेशेंट का नाम भी लेना है, यहाँ तो आपने उनके कोई फर्जी नाम दे देना है या फिर उनके इनिशियल यूज करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है obtain written consent before sharing cases for study और टीचिंग। और आपने कोई केसेस को पढ़ाना भी है, टीच भी करना है और या उस केस को स्टडी करना है, तो उनका कंसेंट पहले ले लें। उनसे पहले पूछें पेशेंट से। देन डिस्कस केसेस ओनली विद ऑथराइज्ड प्रोफेशनल्स। जो भी आपके सराउंडिंग में प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है, आप उनके साथ से भी डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ उनके साथ डिस्कस करें, ठीक है, वो अभी अगर कोई बहुत जरूरी है तो। आपको ये हम एग्जांपल भी इसमें हम देख लेते हैं। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी में आप फीमेल पेशेंट अगर कोई शेयर करते हैं पोस्टमार्टम इश्यूज प्राइवेटली, अगर आप यहाँ शेयर करती है, ठीक है। अब वो कहती है कि जो अब यानी कि आफ्टर डिलीवरी उनके जो है पेन रहता है उनको, ठीक है। तो आपने इसको वो करना है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है, ठीक है, किसी और का शेयर नहीं करना। यानी कि पोस्टमार्टम इशू आपके साथ डिस्कस करती है आफ्टर डिलीवरी। देन है इन्फॉर्म कंसेंट। अब हम इन्फॉर्म कंसेंट पहले हम डिग्निटी पढ़ा, देन कॉन्फिडेंशियलिटी पढ़ा, देन है इन्फॉर्म कंसेंट। इन्फॉर्म कंसेंट इज द प्रोसेस वेयर द फिजियोथेरेपिस्ट explain the treatment, its purpose, benefits and possible risks, and the patient voluntarily agrees to it, ठीक है। अब जो कंसेंट है वो लीगल रिक्वायरमेंट भी है और एथिकल रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है। और आप ये अगर आप इन्फॉर्म के बगैर करते हैं तो ये आपको सोल्ट हो सकता है और अनएथिकल भी है, ठीक है। यानी कि आप उसमें अ, जो ट्रीटमेंट आपने प्लान किया है वो सब एक्सप्लेन करेंगे, उसका फायदा क्या होगा वो एक्सप्लेन करेंगे, उससे पॉसिबल क्या हो सकता है, उसकी मतलब क्या क्या खतरा अगर उससे है, या पेन हो सकता है, या वो किस तरह से कोई महंगा ट्रीटमेंट है तो आप उसको बताएंगे, तो पेशेंट उससे अग्री करेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, इन्फॉर्म कंसेंट। ओके। अब कौन कौन से कंसेंट हो सकते हैं? वर्बल कंसेंट हो सकता है, रिटन कंसेंट एंड इम्प्लॉयड कंसेंट। अब वर्बल कंसेंट क्या है कि पेशेंट आपको वर्बली बोल के बता दे के हाँ ठीक है, लेकिन अगर आप वो लिख के दे और तो उनके अगर दोस्तों रिटन कंसेंट जैसे कि यस आई एम कंफर्टेबल विद दिस एक्सरसाइज और बिफोर इलेक्ट्रोथेरेपी और डायग्नोसिस के लिए आपको रिटन कंसेंट चाहिए होगा। कुछ चीजें हैं जहाँ पे आपको वर्बल कंसेंट काफी है, पर कुछ चीजें ऐसी होंगी जहाँ पे आपको रिटन कंसेंट भी देना पड़ सकता है। देन है इम्प्लॉयड बेस्ड ऑन पेशेंट्स कोऑपरेटिव बिहेवियर, ठीक है। जैसे कि अब इम्प्लॉयड कंसेंट क्या है कि आप पेशेंट को ये कहेंगे आप मतलब अपने काम ये करते हैं, बहुत जब ये करते हैं, ठीक है, तो आपने ब्लड प्रेशर चेक करना है, फिर आपने शुगर टेस्ट करना है। अब हम स्टेप्स टू इन्फॉर्म कंसेंट हम किस तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन डायग्नोसिस एंड पर्पस ऑफ ट्रीटमेंट डिस्क्राइब व्हाट प्रोसीजर्स विल बी परफॉर्म। जैसे हमने पीछे बात की है, डिस्कस पोटेंशियल रिस्क और डिस्कम्फर्ट, एक्सप्लेन एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स एंड ड्यूरेशन, आस्क इफ द पेशेंट हैज एनी क्वेश्चन, obtain verbal written agreement before scheduling। हमने शुरू में इसकी इंट्रोडक्शन में कर लिया। अब कोई स्पेशल सिचुएशन क्या हो सकती है, ठीक है। अगर कोई
माइनर है, अंडर 18, तो आपने उसके गार्डियन से या जिसके साथ जो अटेंडेंट है आपने उससे कंसेंट लेना। इट्स बेटर टू बी मतलब के पेरेंट्स, और इट कुड बी गार्डियन जो भी उसे टेक केयर कर रहा है। और कोई पेशेंट अनकॉन्शियस है या फिर डिसेबल है तो वो भी इसी तरह से जो भी उसका केयर टेकर है, ठीक है, लीगली या जो उसके टेक केयर कर रहा है वो होगा। अगर कोई लैंग्वेज बैरियर है तो आप ट्रांसलेटर यूज करें यहाँ पे। बाइलिंगुअल कंसेंट फॉर्म, ऐसा कंसेंट फॉर्म है जिसमें दोनों जबानें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब है ऑनलाइन कंसल्टेशन। अगर आप डिजिटल जिस तरह से आजकल है, ठीक है, अगर कुछ आप कर रहे हैं रिकॉर्ड रिटर्न डिजिटल कंसेंट या फोन या ईमेल, अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे कि डिजिटल कंसेंट ले लेंगे, आप किसी फॉर्म के थ्रू ईमेल के थ्रू, ठीक हो गया। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर आप कोई अल्ट्रासाउंड आप पेशेंट पे करने लगे हैं पेशेंट की, तो आपने उनको बताना है कि जो आप अल्ट्रासाउंड में करने लगे हैं आपकी नीड है, इससे क्या होगा। अब हम इसकी इन्फॉर्म कंसेंट का एग्जाम्पल देखें, तो इससे क्या होगा कि आपकी पेन कम होगी, स्वेलिंग भी कम होगी, और आपको थोड़ी सी गर्माइश फील हो सकती है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं ये प्रोसीजर आपके कर लूँ, तो वो बोलेगा कि हाँ ठीक है कर देती, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप एथिकल ट्रांसपेरेंसी आपकी मेंटेन रहेगी, और वो आप उसको आप पे कॉन्फिडेंस भी होगा, ठीक है, पेशेंट को। अब है द लिंक बिटवीन डिग्निटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंसर्न, इन सब में ये लिंक है, ठीक है चीजें। क्योंकि ये सारी चीजें इकट्ठी काम कर रही होती हैं, ये अलग अलग काम नहीं कर रही होती हैं, ठीक है। जैसे डिग्निटी है रिस्पेक्टिंग पेशेंट्स वर्ड, बिल्ड कंफर्ट एंड कॉन्फिडेंस। अब अगर आप पेशेंट की रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको कॉन्फिडेंट रहेगा और आपको ट्रस्ट भी करेगा। इस तरह से अब कॉन्फिडेंशियलिटी है तो ये भी सही है, ये भी आप ट्रस्ट करेगा। आप पेशेंट की प्राइवेसी आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे तो उस पर वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, तो इस तरह से कंसेंट है। पेशेंट उसको लगता है कि मेरी चॉइस का ख्याल रखा जा रहा है। नेक्स्ट कॉमन एथिकल वायलेशन एंड हाउ टू अवॉइड देम। अब कुछ वायलेशन भी हो सकती है हमारे कोड ऑफ एथिक्स में। फॉर एग्जाम्पल ट्रीटिंग पेशेंट विदाउट, अगर आप पेशेंट को बगैर कंसेंट के ट्रीट करना शुरू कर दिया, मतलब उसका कंसेंट नहीं है, उसकी इजाजत के बगैर, तो क्या होगा कि लीगल एंड एथिकल ब्रीच हो सकता है। यानी कि आप लीगली भी आप गलत कर रहे हैं और एथिकली तो आप गलत कर ही रहे हैं, ठीक है। हमेशा पहले पूछे इनसे इजाजत ली, ठीक है, कंसेंट होता है इजाजत ली। है डिस्कसिंग पेशेंट केस पब्लिकली। अगर आप पेशेंट का पब्लिकली उनका केस डिस्कस किसी से भी करेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो इससे आपका अपना आप ट्रस्ट ही लूज करेंगे। इससे ये होगा कि अगर किसी और पेशेंट ने आपके पास नहीं करेगा वो नहीं होगा, सोचिए कि आप उनका जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिकली प्रोवाइड कर दें। और ये तमाम जो पेशेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको गाइड करते हैं, ठीक है। तो उसका हल बन गया। अब है इनअप्रोप्रिएट एक्सपोजर, यानी कि आप ऐसा लग रहा है कि आपने इनअप्रोप्रिएटली उनको टच किया है या फिर इनअप्रोप्रिएटली आपने उनको क्या बॉडी पार्ट एक्सपोज किया है, कोई ऐसा हिस्सा जो उनको जो उनके डिस्कम्फर्ट का बायस बना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप कॉन्फिडेंट, इनके पेशेंट डिस्कम्फर्ट हो, इनके वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। तो हमेशा प्राइवेसी स्क्रीन पर कवरिंग जैसे कर्टन यूज कर सकते हैं या फिर एक अलग रूम की हो तो बेटर है। इग्नोरिंग पेशेंट पर्सन, अगर पेशेंट भी पर्सन कर रहा था उसको आंसर नहीं कर रहा तो इससे वो आपका कॉन्फिडेंस इनके यूज कर देगा, यूज करेगा कि आपको नहीं पता यहाँ पर नहीं होता, ठीक है। अब कम्युनिकेट ओपनली एंड जेन्युइनली, इस तरह से शेयर इमेज दिस ऑनलाइन वायलेशन ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। वही जैसे वही बात रही कि आपने कुछ भी शेयर नहीं करना, वीडियोस पिक्चर्स, जैसे किसी डाटा इंफॉर्मेशन। रिस्पेक्टिंग फीमेल पेशेंट प्राइवेसी, ठीक है। आप फीमेल पेशेंट की जैसे कि सार्वजनिक कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है कि ये फीमेल की प्राइवेसी का हमें ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। हमेशा आप ये ख्याल करें कि जो फीमेल पेशेंट्स हैं वो एक प्राइवेट स्पेस में ही आप उनको ट्रीट करें, उनका प्रोसीजर करें, ठीक है। हमेशा फीमेल स्टाफ और अटेंडेंट्स का यूज करें, ठीक है, स्पेशली फॉर फीमेल पेशेंट्स। और एक मोडेस्टी का मुजाहरा करें,
ठीक है। अब फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान और वैसे बॉडी एक्सपोज करने के दौरान या फिर उनको टच करने के दौरान, तो इन सेक्स एक्सपोज यदि बॉडी पार्ट्स एक्सपोज ना करें तो उनका, ठीक है, सेफ्टी का विश्वास। अब ये स्पेशली दिस इज स्पेशली vital in setups like PMC preparing like very own PMC professionals have been their future physio medical clinic ensure dignity and safety for all female। फिजियो मेडिकल क्लिनिक जो है हमारा, ये भी स्पेशली इसी चीज से फोकस करता है कि ये फीमेल सेंटर्ड हमारा जो है, फीमेल पेशेंट सेंटर्ड हो। यहाँ पे फीमेल जो पेशेंट्स आए, ठीक है, उन्हीं को फीमेल ट्रीट करें, ठीक है। तो पीएमसी इस मॉड्यूल पे काम कर स्पेशली, ठीक है, फीमेल्स की प्राइवेसी के लिए, ठीक है, उनके कंसर्न्स के लिए। तो अब है डॉक्यूमेंटेशन फॉर एथिकल प्रैक्टिस। मेंटेन अपने पेशेंट फाइल इंक्लूडिंग असेसमेंट फॉर्म। हमेशा आप पेशेंट की फाइल बनाते हैं, ठीक है, जिसमें एक असेसमेंट फॉर्म होता है, कंसेंट फॉर्म होता है, ट्रीटमेंट नोट्स होते हैं, प्रोग्रेस होती है, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है, ठीक है। इससे क्या होता है, आप एक डॉक्यूमेंटेड चीज बना लेते हैं, इनका बस एक ऑन रिकॉर्ड आप एक चीज आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने जरूर करनी है। ethical physiotherapist promise I will treat every patient with dignity। अब आपने ये प्रॉमिस करना है कि मैं हर पेशेंट को डिग्निटी के साथ ट्रीट करूंगा, ठीक है, उनके पेशेंट की प्राइवेसी का ख्याल रखूंगा। ये आपने प्रॉमिस करना है सबसे, फिर जब आप इसमें जाओगे, प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे तो। और आई विल सीक ऑनेस्ट कंसेंट बिफोर आई विल टेक अ ट्रीट। मैं उनसे हमेशा कंसेंट लूंगा, ऑनेस्ट कंसेंट लूंगा, ठीक है। तो है, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अब है कम्युनिकेशन एंड एम्पैथी इन पेशेंट इंटरेक्शंस। आपने कम्युनिकेट किस तरह करना है, पेशेंट से इंटरेक्ट किस तरह से करना है। फिजियोथेरेपी बड़े होते हैं कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। अब है इंट्रोडक्शन। फिजियोथेरेपी इज नॉट जस्ट अबाउट एक्सरसाइजेस और मशीन्स, इट्स अबाउट कनेक्शन। ठीक है, आपका पेशेंट के साथ कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, ठीक हो गया। व्हाट इज कम्युनिकेशन फिजियोथेरेपी। अब इसमें कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन ये होता है कि this is the process of changing information, thoughts and feelings between the physiotherapist and patient verbally, non-verbally or written to achieve understanding and trust। यानी कि आप पेशेंट के साथ verbally, written और थॉट्स का जो तबादला है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, वो किसी भी तरह से है, ठीक है, या फिर वो थॉट्स का एक्सचेंज है किसी भी तरह से है, तो उसको हम कम्युनिकेशन, ठीक है। आप यानी कि आप बोल कैसे रहे हैं, सुन कैसे रहे हैं, रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इस तरह से। और आप एम्पैथी शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप एंजाइटी शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, या फिर आप पेशेंट को एंशियस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये सारा कुछ आ जाता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। देन है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन इन फिजियोथेरेपी। अब कौन कौन सी टाइप होती हैं। अब एक गुड कम्युनिकेशन जो होती है ना, वो क्या होती है कि उसमें आप पेशेंट की कंडीशन को अंडरस्टैंड करते हो, ठीक है, उसको कंफर्टेबल करते हो, उसको रिस्पेक्ट देते हो पेशेंट को, ठीक है। अब अपने जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको प्रॉपरली आप उसको फॉलो करते हो, ठीक है, और आप उससे पूरी मतलब कि थ्रू आउट द ट्रीटमेंट आप मोटिवेटेड रखते हो, ठीक है, और पेशेंट को भी मोटिवेट साथ में। अब टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नो वर्बल है, रिटर्न है, विजुअल है। अब वर्बल में जो स्पोकन वर्ड्स हैं, एक्सप्लेनेशन हैं, जो पेशेंट करेगा या आप करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू विल फील अ स्लाइट स्ट्रेच, लेट मी नो इफ इट्स अनकंफर्टेबल। अगर आप उनसे कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो आप बताएंगे उनको कि आप एक स्ट्रेच फील करेंगे, कुछ और फील करेंगे, अगर आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, आपको पेन हो रही है, मसला हो रहा था, मुझे बता कैसे तरह से नॉन वर्बल है, यानी कि बॉडी लैंग्वेज, यानी कि अगर उसका पेन हो रहा है तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। या जेस्चर है, वो हाथ से आपको कुछ नहीं कर सकता है, तो ये नहीं करें, ठीक है।
अब इसका मतलब अगर स्माइलिंग है, ठीक है, स्माइल है, नोडिंग है, मेंटेनिंग आई कांटेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये सारे फेशियल एक्सप्रेशन करिए है ऊपर, मतलब यानी कि एक्सरसाइज प्लान है, कंसर्न फॉर्म है, रिपोर्ट्स है, ठीक है। अब वो कंसर्न फॉर्म तो कुछ लिखेगा ही ना, तो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है, गिविंग का रिटर्न है, मतलब इसका जो जिनके घर में जाके आप किस टाइम एक्सरसाइज करें, क्या एक्सरसाइज करें, तो ये रिटर्न में आ जाएगा, रिटर्न कम्युनिकेशन में। देन है विजुअल, यानी कि आप डेमोन्स्ट्रेशन है, वीडियो हो सकती है, चार्ट हो सकते हैं, ठीक है, या फिर आप उन्हें करके बता सकते हैं कि हम इस तरह से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपने पोस्ट रिफ्लेक्शन जैसे कि आप मुझे बता रहे हैं, ठीक है। तो ये भी हम देख लेते हैं कि क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्वालिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी आपके वर्ड्स में, इट शुड बी क्लियर, आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए, आप इफेक्टिवली आप सुनेंगे, यानी कि ये नहीं करेंगे कि आधी बात सुनिए अभी नहीं सुनिए, ठीक है, फीडबैक देंगे, एम्पैथी शो करेंगे। क्लैरिटी का मतलब होता है यूज सिंपल एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज, अवॉइड मेडिकल जार्गन्स, यानी कि आपने मेडिकल टर्म्स उनके सामने कम यूज करनी है, वो जबान यूज करनी है जो उनको आती है, तो आप जब वो बोलेगा तो आपको पता लग जाएगा कि उर्दू में आसानी है या इंग्लिश में आसानी है, if he or she can understand medical terms or not, ठीक है, अगर आप वो नहीं अंडरस्टैंड कर रहे तो आप नहीं बोलोगे, आप उनके सामने अपना नॉलेज नहीं झाड़ना शुरू कर देना, ठीक है। एक अफेक्टिव जो कम्युनिकेशन होगी वो तो यही होगा ना, जिसमें आप क्लियरली पेशेंट को समझ आए, तो आपने हमेशा क्लियर वर्ड्स बोलने जो उनको समझ आए, तो उर्दू, इफ इट्स इंग्लिश और उर्दू और अदर लैंग्वेजेस। तो एक अच्छे प्रोफेशनल तो वही होता है जो पेशेंट की जुबान में बात करे, ठीक है। देन है टोन, आपने एक रिस्पेक्टफुल टोन रखनी है, इंकरेजिंग टोन की, उनको डिस्करेज नहीं करना, और साथ ही हमें काम रहना है, यानी कि पीसफुल रह के उनसे बात करना है, यानी कि आप जल्दी भी बात करती है जाओ जा, ये चीजें भी नहीं करनी है आपको, ठीक हो गया। ओके, देन है एक्टिव लिसनिंग, आप फोकस फुली ऑन द पेशेंट्स वर्ड्स एंड इमोशंस, आपने फुली पेशेंट्स के वर्ड्स पे फोकस करना है और उनके इमोशंस पे फोकस करना है, ठीक है, यानी कि आपने एक्टिवली लिसन करना है, यानी सीखी फीडबैक देना है कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है, आपको सुबह के टाइम पेन होती है ना, यानी कि यहाँ पे कंफर्म करना है कि जो वो बात कर रहे हैं आपको सही समझ आ रही है। देन एम्पैथी एंड रिस्पॉन्ड विद काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग, नॉट जजमेंट, ठीक है, आपने उनको काइंडनेस के साथ उनको यानी कि साथ ट्रीट करना, रिस्पॉन्ड करना, यानी कि एम्पैथी मतलब आपने को अंडरस्टैंड करना, आपने कहना यस आई एम अंडरस्टैंडिंग योर पेन, योर कंडीशन, योर सिचुएशन, ओके।